एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मोनोक्रोम स्केचिंग। और मैं कलर वाटर कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्लैक कलर मैं यहाँ पर ले रही हूँ मोनोक्रोम शेड से स्केचिंग करने के लिए। तो मोनोक्रोम होता क्या है? बेसिकली एक चीज़ समझे कि मोनोक्रोम होता है जहाँ पर हम किसी भी एक कलर का इस्तेमाल करके डार्क टू लाइट जाते हैं या लाइट टू डार्क जाते हैं। ठीक है, हमने जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ब्लैक कलर इस्तेमाल में मैं ले रही हूँ। वैसे तो वाटर कलर में ब्लैक कलर इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, लेकिन इस तरह की जब हम स्टडीज़ करते हैं मोनोक्रोम में तब हम ब्लैक कलर ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर से एक तो हम शेड्स को समझेंगे। अब यहाँ पे आप ब्लैक भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो, रेड भी ले सकते हो, बस लाइट कलर नहीं ले सकते हैं जब हम मोनोक्रोम करते हैं। क्योंकि ब्लैक कलर मैंने इसलिए लिया क्योंकि डार्क होता है और इसी में हमें क्या करना है, कोई भी आप कलर ले, मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया बस। तो इसमें ये होता है कि हमने डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क जाना है अपने वर्क में एक ही कलर से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैल्यू स्केल निकाला है कि डार्क से हम लाइट कैसे जाएंगे, थोड़ा समझने के लिए। तो अब मैं इस काव में कलर करूँगी, तो इसमें कितना डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है, लाइट है तो कितना लाइट है, डार्क है तो कौन सा डार्क रखना है। जैसे कि वैल्यू स्केल में आप देख रहे हो कि डार्क का अलग है, धीरे धीरे वो लाइट होता जा रहा है, तो कौन सा वैल्यू को ऐड करना है काव में, मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं आपके साथ ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मोनोक्रोम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम कलर को सीखते हैं। क्योंकि इसमें हम स्टार्टिंग में अगर बहुत सारे कलर ले लेते हैं अपने वर्क में, तो हमें वैल्यूज़ के बारे में पता नहीं होता है कि लाइट रखना है तो कितना लाइट रखना है, डार्क रखना है तो कितना डार्क रखना है। तो वहाँ पे हमारी वर्क में वैल्यूज़ बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क है वो अच्छा नज़र नहीं आता है। तो हमें उसको वैल्यूज़ को समझने के लिए, मीन्स शेड्स को समझने के लिए मोनोक्रोम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसमें धीरे धीरे हमारी जो वैल्यूज़ को समझने की एबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती जाती है, हमारी वैल्यूज़ क्लियर होती जाती है धीरे धीरे जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से हम जब स्केचिंग करते हैं ना, तो जो भी आप स्केचिंग करते हो उसमें मोनोक्रोम में ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इससे ही हमारी जो वैल्यूज़ हैं सही से शेड्स को ऐड करना सीखते हैं हम लोग। और धीरे धीरे हम एक से ज़्यादा कलर भी ले सकते हैं। वहाँ पे हमारा जब हम एक से ज़्यादा कलर ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, और हमें वैल्यूज़ को हमने समझा नहीं होता है कि लाइट रखना है तो कितना लाइट रखना है, डार्क रखना है तो कितना लाइट डार्क रखना है, तो हमारे वर्क में वैल्यूज़ बिगड़ जाती है, तो वो अच्छा नज़र भी नहीं आता है। तो ये ज़रूरी है पहले हमें शेड्स को समझे, और शेड को समझने के लिए मोनोक्रोम बहुत हेल्प करता है। तो अब मैं धीरे धीरे इसमें शेड्स को समझ रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, और लाइट टू डार्क जाते हैं धीरे धीरे ही हम डार्क की तरफ जाते हैं। जैसे कि शेडोज एरिया पहले मैंने निकाला हुआ है इससे पेंसिल से, लेकिन मैं एकदम से डार्क नहीं कर रही हूँ जो भी डार्क एरिया है। तो मेरा फोकस है लाइट की शेड को समझना। लाइट है तो कितना लाइट है, लाइट से थोड़ा सा डार्क है तो वो कौन सा है, तो इसको मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं डार्क की तरफ जाऊँगी। तो इस तरह से हम वैल्यू स्टडीज करते हैं, और इससे ही हमारी जो शेडिंग है, जब हम इसमें और ज़्यादा कलर से भी ऐड करते हैं तो हम शेड्स को समझना सीखते हैं। मान लो अगर अब मैंने कभी वैल्यू स्टडी नहीं की है, इस तरह से मोनोक्रोम नहीं किया है, और मैं एक से ज़्यादा कलर ले रही हूँ, तो वहाँ पे मैं शेड्स को समझ नहीं पाऊंगी कि ये शेड है तो लाइट है तो कितना लाइट है, डार्क है तो कितना डार्क मुझे रखना है। तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, और उस कन्फ्यूज़न के साथ जब मैं शेड्स को ऐड कर दूंगी बिना स्टडी करे, तो वो कन्फ्यूज़न पूरा आर्ट वर्क में नज़र आएगा, बनने के बाद भी कन्फ्यूज़न वाली पेंटिंग बनती है। तो यही चीज़ें है कि हमें सबसे पहले वैल्यू स्टडी करनी चाहिए, जो कि होती है मोनोक्रोम से। तो इस तरह से कोई भी आप शेड लीजिए, डार्क कलर लीजिए, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया या ब्लू हो गया, इस तरह से अलग अलग शेड से हम डार्क कलर से इस तरह की स्टडीज़ कर सकते हैं, और वैल्यूज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं धीरे धीरे जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं। और इससे जब हम अपने आर्ट वर्क में एक से ज़्यादा शेड्स को भी ऐड करेंगे, तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ को धीरे धीरे समझना सीख जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मोनोक्रोम में जो भी बनाए, स्केचिंग करें, मोनोक्रोम में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यूज़ को समझने के लिए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि शेड्स को समझने के लिए हम इस तरह की स्टडीज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आपके साथ ये स्केच शेयर कर रही हूँ, इस स्केच को शेयर करने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं, शेड्स को समझ सकते हैं। और आप भी इस तरह से फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे काऊ की फ़ोटो क्लिक की है। नहीं तो जो भी चीज़ आपका बनाने का मन है, बहुत सारी रेफरेंस अवेलेबल है गूगल पे भी,
पिंटरेस्ट से आप ले सकते हो और ख़ुद से भी क्लिक कर सकते हो। तो खुद से क्लिक करोगे तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से अलग अलग रेफरेंस लीजिए। अगर आपको ट्री बनाने का मन है तो आप ट्री बनाइए। अगर आपको और चीज़ें बनाने का मन है जो आपके आसपास दिख रही है, आपको कोई भी चीज़ आप बनाइए और वहाँ पे मोनोक्रोम कीजिए। ठीक है, इसमें आपको को बहुत कुछ इम्प्रूव होगा, ड्राइंग स्किल भी इम्प्रूव होगी और वैल्यूज़ को समझना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की हम स्केचिंग करें, जिस तरह से मैं आपके साथ एक स्केच शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है वो भी आप ज़रूर पूछिएगा, और आप इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा।